नौकरी छोड़ने के पीछे मेरा कारण ये था कि नौकरी पर रहते हुए मुझे एक बात समझ में आई कि हमारे माध्यम से, यानी जो हम नौकरी कर रहे हैं टीचर्स, हमारे माध्यम से हमारी अगली पीढ़ियों को बर्बाद किया जाने लग रहा है। यह बात मेरे नौकरी करते हुए समझ में आई कि टीचर के माध्यम से बर्बाद कर रहा है। मैं अपने अफसरों से बात करता, जब मीटिंग होती तो मैं ऐसे सारे अफसर बैठे होते तो मैं उनसे पूछता, मैं कहा जी मैंने एक बात बताओ, मेरे स्कूल में, क्योंकि मैं सरकारी टीचर था, तो सरकारी स्कूल में सिर्फ गरीबों के बच्चे जाया करते। आपके यहां भी ऐसी ही हालत होगी कि जिनका फीस देने का ब्योंत नहीं है, जो ज्यादा अमीर नहीं है, वो मजबूरी में अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा जी ये बच्चे वो हैं जो मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं जो बिल्कुल गरीब परिवारों से हैं, ये ऐसे परिवार से हैं इनके बाप के पास तो समय नहीं है दिहाड़ी के अलावा दूसरे काम करने का। वो सुबह दिहाड़ी पे निकलते हैं, किसी न किसी खेत में जावे, कोई किसी काम पे जावे, कोई किसी शहर पे, और शाम को आवे। और ना वो पढ़े लिखे हैं, ना उनके पास टाइम है, और वो ना ही इतनी ताकत है कि वो मास्टर का गला पकड़ के कोई गलत काम करता हो मास्टर ने पूछ सके। तो मैंने कहा ये जो गरीब बच्चे हैं, इनके माँ बाप के पास ट्यूशन का और कोचिंग का पैसा देने के लिए भी पैसा नहीं है। पहला नंबर पर तो ये हो गया कि जो तंत्र है, जो नौकरी दे रहा है, या जो ग्रेजुएशन में जो दाखला है या कॉलेज में जो दाखला है, वो देना, पानी देना भाई जी, वो उन बच्चों को देने लग रहा है सिस्टम जिन बच्चों को शायद उसकी जरूरत भी नहीं है। और प्रतिशत क्या है, मैंने कैलकुलेशन करी थी उस टाइम पे, लगभग 41 लाख बच्चा उस टाइम पे 12वीं करा करता। देखना जरा गौर से, इस खेल को समझना बड़ा जरूरी है आप सब लोगों के लिए कि 40 लाख बच्चा 12वीं करा है, लेकिन स्कूल में दाखला ले हुआ है 2 करोड़ बच्चा मारे, उसमें तो 12वीं तक पहुंचा 40 लाख बच्चा। कुछ तो प्राइमरी में छोड़ जाए, 5वीं के बाद नहीं पढ़ दे, फिर कुछ 8वीं के बाद नहीं पढ़ दे, 8वीं के बाद का स्कूल नहीं, फिर कुछ 10वीं के बाद नहीं पढ़ते, फिर कुछ 12वीं के बाद नहीं पढ़ते, और कुछ तो पढ़ते नहीं, और कुछ की सीट मैंने देखी, ग्रेजुएशन की सीट कितनी है टोटल, तो पता चला पूरे भारत में अगर दाखला लेने के लिए जाओगे, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बी फार्मा, बी जिनके आगे लागे बीबीए, बीसीए, टोटल सीट एमबीबीएस समेत, मतलब जितनी भी हैं सीट, वो मात्र 4 लाख सीट है। कितनी सीट है? और 12वीं कितना ना करी? 40 लाख ना है। तो 40 लाख में तय दाखला कितने को मिलेगा? 4 लाख को। वो 4 लाख कौन है? जो या तो कोचिंग ले रहे हैं, या दिन रात पढ़ रहे हैं, या जो पढ़ने में बहुत होशियार है। क्या हमारे पास 4 लाख अमीरों के बच्चे नहीं है? मतलब इसका क्या हो गया कि कॉलेज में दाखला किनको मिलेगा? एमबीबीएस कौन करेगा? जिसका माँ बाप मोटा पैसा देगा कोचिंग पे। तो इसका मतलब एमबीबीएस हो, या फिर बीटेक हो, या फिर बड़ी बीएससी हो, उनमें दाखला किसका बच्चा जाएगा? अपर मिडिल क्लास, या मिडिल क्लास जो हंगा लागा अपने बड़का ने जमीन जमान गांव की छोड़ के शहर में शिफ्ट होकर कोचिंग दुआवा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे स्कूल में, यानी कि सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ेगा, वो बच्चा तो कोचिंग ले ही नहीं सकता, यानी वो बच्चा पहले लाइन में, पहले झटके में कंपटीशन से बाहर हो गया। मैं गलत कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं जी? यानी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा तो पहले ही कंपटीशन से बाहर हो गया। अब ये बच्चा जिसके माँ बाप के पास पैसा नहीं था, और जिसको समाज ने भी, सिस्टम ने भी, स्कूल ने भी इतनी मतलब मदद नहीं करी, तो ये बच्चा आने वाले टाइम में क्या करेगा? अगर इसके माँ बाप ने दे रखी होगी मेहनत करने के संस्कार, तो ये सारी उम्र दिहाड़ी पर कर जाएगा। अगर इसने कड़ी टेलीविजन में, वीडियो में देख लिया कि पैसा होना चाहिए और जिंदगी पैसे के बिना नहीं चलती,
तो फिर इसको जल्दी पैसा चाहिएगा, तो या तो ये नशा बेचेगा, या फिर ये गुंडागर्दी करेगा, या फिर ये लूटपाट मचाएगा। सिर्फ इस चीज की बात नहीं कर रहा, जो भी बच्चा समाज में होगा। मैं गलत कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं जी? भाई जल्दी पैसा कमाने वाला गलत काम करेगा, और जो गलत काम करेगा उसका असर किस पे होएगा? उसका असर उसके ऊपर तो होगा ही, जो करन लग रहा, उसके परिवार पे भी होगा। साथ के साथ एक ना एक दिन गलत काम, यानी वो नशा बेच रहा है, तो वो एक दिन नशा मेरे बच्चे को भी तो बेच सकता है। वो अगर अपराध कर रहा है तो वो एक दिन मेरे बालक ने भी लपेट सके है। इसका मतलब जो बालक हमने छोड़ दिया सिर्फ अपने हाल पे अपनी मर्जी से करने के लिए, वो एक दिन नाश मेरा भी कर सके। ठीक है नहीं बात? इसका मतलब सरकारी स्कूल का जो तंत्र है वो हमारे समाज में अपराधियों को बना रहा है। ये तो है पहला नंबर। ईब रह गए मैं दूसरे जन से बाहर प्राइवेट स्कूल में पढ़े माँ बाप, पढ़े बालक, उनके माँ बाप ने अपने पैसे अपनी रोटी बचा के या अपनी जमीन को ठेके पे दे के या कहीं से कर्जा लेके एजुकेशन लोन अपने बालक ने कोचिंग दुआई, मेहनत जैसी तैसी करके, उस कोचिंग के दम पे वो बच्चा कुछ पढ़ लिख के बन गया। अब उसमें जोर किसका लगा यो बताओ? किसका लगा? या तो माँ बाप का लगा या जोर लग गया बालक का। जब बालक ने यो तो सोच लिया कि मेरे डॉक्टर बनने में, अफसर बनने में, डीसी बनने में, आईएएस करने में या फिर मास्टर बनने में मेरे माँ बाप का बहुत हाथ है, तो बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करेगा, बस, इस तो फालतू नहीं जानता। जब उसने ये मान लिया कि ये मेहनत मना करी थी, तो वो माँ बाप ने भी नहीं पूछता है, जब बालक ने न्यू मान लिया। लेकिन ये पक्का है कि उस बालक का यह बात कदे नहीं आवेगी कि मेरे को बनाने में समाज का कोई योगदान है या गाम राम का कोई योगदान है। इसीलिए चाहे वो डीसी बन जाओ, चाहे वो मंत्री बन जाओ, चाहे वो मास्टर बन जाओ, वो कभी भी बड़ा होकर के अपने समाज और अपने गांव के लिए कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका भीतर में यह है कि या तो मैं अपनी मेहनत से बना या अपने मां बाप की मेहनत से बना। अब समाज में दो ही तबके थे, एक वह जो सरकारी में पढ़े, एक वह जो प्राइवेट में। तो ना तो प्राइवेट वाला और ना सरकारी वाला मान नहीं रहा कि समाज को मेरी जरूरत है या मुझे समाज की जरूरत है। गलत है कि सही है जी? इसका मतलब यह हुआ कि जो अगली पीढ़ी है, जो यह पीढ़ी है, जो ये बालक हैं, इनने कदम महसूस ही नहीं हुआ है कि समाज एक जरूरी अंग है मेरे जीवन का। फिर उसको जरूरी क्या लगेगा? फिर टीवी, रेडियो, अखबार, नेता जो यहां भाषण देने के लिए आएंगे वो कहेंगे मारा नाश रिजर्वेशन वाला ने कर दिया। फिर रिजर्वेशन वाले आवेंगे, वह कहेंगे मारा नाश इन स्वर्ण जातियों ने, मनुवादियों ने कर दिया। फिर एक आवेगा, अग भाई हम सब जाटों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। फिर एक आओगा जी हम सब ब्राह्मणों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। फिर आओगा जी हम सब चमारों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। ये होगा ना? फिर उसे लगेगा कि मेरा बचना सिर्फ तब संभव है जब मैं अपनी जात ने बचा लूंगा। उसका इस्तेमाल केवल पॉलिटिक्स के लिए होना है, इससे ज्यादा समाज के उत्थान के लिए तो होना नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी जो अगली जनरेशन है वो स्वार्थी लोगों की भेंट चढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जैसे लोग जो सरकारी तंत्र में बैठे हैं वो इसकी हकीकत अपने समाज को नहीं बता रहे। मास्टर जी ने नहीं बताया था कि जब आपके बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही थी तो उस वैक्सीन में क्या है, नहीं बताया था ना। मास्टर ने बल्कि ये कहा था तुम फार्म नहीं भर पाओगे, तुमको पेपर नहीं देने देंगे, वैक्सीन लगा के आना, ऐसा बोला था ना। आज किसी माँ बाप की इतनी हिम्मत नहीं है जाके मास्टर का गला पूछ लेता ना मेरा बालक जान खतरे में क्यों डाल ली। अब तो पता लग गया होगा वैक्सीन का असर है, अभी बिरारी का असर है, बता दो एक बार रोज है? तो वैक्सीन की रोज आते देखो अगर किसी ने सबूत चाहिए, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो एक भी लाइन ऐसी नहीं है कल न समाज में खड़ा होकर ना जवाब ना दे पाऊं मैं। सबूत चाहिए, अमेजन पे जाओ, डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ओंटारियो कनाडा में रहते हैं, जिन्होंने उसी टाइम पे बोलना चालू किया था और पूरी दुनिया से ऑफिशियल रिकॉर्ड और डेटा इकट्ठा किया और उस डेटा को सारी दुनिया के सामने किताब के रूप में रखा। उस किताब का नाम है द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट, जिसके अंदर उसने सबसे पहले तो यह बताया कि इस वैक्सीन में क्या क्या है,
फिर ये बताया कि ये चीजें अगर आदमी के शरीर में जाती है तो उससे क्या क्या होता है। और ये पहले से ही बता दिया गया था। जनता सरकार मोर्चा के साथी तो परमानेंट लोगों को बता रहे थे कि इससे बच लेना, इससे बच लेना, आने वाले टाइम में तुम्हारे साथ ये होने वाला है। आज के टाइम पे ये हालत है, आपके परिवारों में जोड़ों में दर्द, सिर में दर्द, एलर्जी, आंखों की रोशनी, कानों से सुनना, हार्ट अटैक, ब्रेन एमरेज, मल्टी ऑर्गन फेलियर, लीवर, किडनी, और इवन यहाँ तक फूड पॉइजनिंग भी ऐसी हो गई, यहाँ तक कि डेंगू हो गया, अस्पताल में चला गया तो उल्टे नहीं आ रहे लोग बाग जो लगवाए हुए हैं। और खास तौर पे जिसके लगने के बाद बुखार होया था। और लोग जब मर रहे हैं तो अब मरगत पे जब बैठे हैं तो साफ साफ बात कर रहे हैं तो कि भाई गड़बड़ थी, कमें कमें गड़बड़ थी कुछ ना कुछ। अब इसके ऊपर चर्चा ना तो मास्टर जी ने करी, ना वकील साहब ने करी, ना कोई जज बोला, ना कोई एसडीएम बोला, ना डीसी बोला, और ना कोई नेता बोला। आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हो, जिसके भी समर्थक हो, जिसके भी विरोधी हो, नुकसान सारी पार्टी आड़ा का होने लाग रहा, सारी जात आड़ा का होने लाग रहा। गलत है कि सही है भाई? अब जब किसी का इब्बे समझ में नहीं आ रहा हो, साल, 1.5 साल, 2 साल और रुक जाओ, और क्लियर हो जाएगा। अब तो ऑफिशियल डेटा आ गया, मेरा फेसबुक पेज है, मैं रोज ही शेयर कर लेता हूं कि यो देखो भाई, कदे आज तक नॉन वेज नहीं खाया, कदे दारू नहीं पी, कोई लाइफस्टाइल खराब नहीं था। अभी ये जो मिस एशिया वो लड़का था पंजाब का, गुम्मन जो था, वो कैसे गया बैठे बैठे हार्ट अटैक से। जैन मुनि वाला पिछले साल का वो पोस्ट शेयर की थी 2 साल पहले, 2 साल पहले का शायद। लेकिन असली बात यह थी कि कोई भी आदमी जो नौकरी कर रहा था वो तो न्यू बोला जी मन तो नौकरी करनी, मना नौकरी करनी बस। और जो बिजनेस कर रहा था वो न्यू बोला जी मन तो जहां तलुआई, मन तो अपनी दुकान खोलनी थी। अब सच बताने वाले मारे पर गए, हम जेल में गिर दिए, हम उल्टे लटका का मारा लट पेल दिए। हमने न्यू कहा तुम बोलो क्यों हो, तुम सरकार की खिलाफत क्यों करो। मैं न्यू कह रहा हम तो सच्ची बात बताने लग रहे, इसमें सरकार की खिलाफत कहां है भाई? मैं तो एक बात बता रहा हूं कि इस वैक्सीन में यह सौदा पड़ा है, इसमें सरकार की खिलाफत कहां है? अगर सरकार कर रही है तो वह गलत कर रही है। अब फिर हमारा एक बात समझ में आ गई कि भाई गांव वाला तो एक बात तो समझानी पड़ेगी कि भाई आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ छल कपट तो हो रहा है। भाई जय अगर यह बात मेरी झूठी लिखड़ है तो बता दियो। 60 तो ऊपर का कौन कौन है जी आड़ा बताइयो? 70 तो ऊपर का, 70 तो ऊपर के भी होंगे, आप 70 तो ऊपर के हो 2 जने। मने सिर्फ एक बात बता दो, जैसे गांव का हिसाब लावा सांजरवास का है। इस गांव में आज से 30-40 साल पहले, आप हमारी उम्र के हो गए उस टाइम पे, मैं 46 का हूं तो 25-30 साल पहले आप इसे उम्र के रहे होगे। 30-40 साल पहले गांव में कितने लोग बीमार होया करते? मतलब छिद्दा होया करता कि रोज जे बीमार रहा करते? पहले बीमारी थी को ना, और इनको ये बताया, देखो इन्होंने साथ में एक लाइन और ऐड कर दी, ये बड़ा कमाल है, या आपकी जबान पर चढ़ा दिया कि खान पान ठीक था, ऐसा बोला इन्होंने। क्या आपको लगता है आप में से कितने मां बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चे को गलत खान पान खिलाते हो? यह बात मैं आपकी बात पे कहूं, कोई मां बाप अपने बच्चे को गलत खाना नहीं खिलाता, ना तो 100 साल पहले खिलाया करता था, ना 100 साल बाद खिलावे, अगर उसने बेरा हो कि गलत के और सही के है। क्यों जी? खान पान के अलावा कोई चीज ऐसी है जो असर कर रही है, क्योंकि आप अगर प्योर और ऑर्गेनिक खाते हो, अभी मैं पिछली मीटिंग में जोजू कला था, मैं अभी जोजू कला में एक ताई न्यू बोली, एरे रहन दे, देसी खावा कति घर का खावा फिर भी जुड़े पड़े। मैं बोला ताई वैक्सीन कहीं लुआई थी? नहीं बोली दोनों लुआ रखी है। मेरे मगर तने क्यों कर बताऊं
कि तेरा खान पान का असर है, तेरे शरीर में गलत केमिकल जा रहा है। मन ने तो के बताऊं तो नहीं मैं थोड़ी भी 4 साल की जी पहले नहीं थी। यार ना। हाँ, फिर उन्होंने कहा मगर तू सब बचपन ते इसी एक तेरी सासू के भी आए बात थी, तू इब्बे होई है पहलम की है नु बोली 4 साल होए होया बस, इस 4 साल में रोड़ा होया सारा। मगर अच्छा चली कम से कम तने ईमानदारी तेन कह तो दिया, नहीं तो गण करे लोग तो बीमार 4 साल पहले में हुए हैं। न्यू कहते हाँ मैं तो 10 साल हुए बीमार चल रहा था, मैं तो पहले का बीमार था। जिन्हें जो एक आध आदमी पा जाए सरकार के फेवर का, उसने न्यू हुआ कि यार बेइज्जती नहीं होनी चाहिए सरकार की किसी तरह। लेकिन फिर मैंने सोचा मगर भाई देखो गांव में कोई एक आधा परिवार बीमार हो जावे या एक आधा आदमी मानस बीमार हो जावे, कोई बात नहीं, बीमार तो हो जाया करे। लेकिन गांव में कोई भी परिवार ऐसा ना हो जिसमें बीमारी ना हो, फिर यह बात इत्तेफाक तो नहीं हो सकती जी। क्यों जी? यह बात प्राकृतिक नहीं हो सकती, ये नेचुरल नहीं हो सकता कि सारे का इतने इतने डब्बे धरे हो बीमारियां दवाइयां के। हर घर में दवाई का डब्बा, स्पेशल डब्बा है जी सबका, नहीं तो पॉलिथीन तो पक्का है जिसमें सारी बीमारियां की कोई पैकेट पावे है। खत्म होने तो पहले अगला नुका दे लिया ये रे खत्म होना हो रहा है। मैं गलत कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं जी? इसका मतलब जिस देश के अंदर, जिस गांव के अंदर एक भी आदमी बीमार नहीं होया करे था या कोई बीमार होया करे था, उस देश के अंदर हर आदमी बीमार होने लग रहा है या होने के लिए तैयार है या हर परिवार में बीमारी है, यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। दूसरा नंबर, गांव में कितने % लोग पे कर्जे होया कर देता हूं 40 साल पहले? कर्जे आ जाओ ना यार, आगे आ जाओ ना, कमाल की बात है यार, कत्ती खड़े रहोगे? मैंने तो चल सजा मिल रही खड़े होने की, तब ना थोड़ा मिल रही, तुम तो बैठ जाओ। मोटर बंद करना चाहिए। मोटर कौन सी बैठने वाली? मैंने कहा मगर बैठ जाओ, नहीं करा मोटर बंद कर रखी है। हाँ जी बताओ जिताओ, कितने के लोग आप, क्या % लोग आप कर्जा होया करता? थोड़े बहुत पीछे उधार ले आया कर दे, कर्जा नहीं होया करे था किसी पे भी। कर्जा तो होया ही कौन करे था? किस लाई पानी थोड़े बहुत मानसा पे पीसा था। और दूसरी बात, जिस पे पीसा नहीं था ना ना ठीक कह रहा था, जिस पे थोड़े बहुत मानसा पे पीसा था, लेकिन जिस पे पीसा नहीं था उस पे धन था। धन के था, डांगर था, सब पे सारा के पास सेहत बढ़िया थी, परिवार बड़ा था, सारा के ऊपर सबके घरा में सोना और चांदी था, चाहे कितना ही गरीब परिवार हो। था कि नहीं था? आज 5-4 तोड़ा तो गरीब पे चढ़ाया था। देखो यह बात, गरीब गरीब को है 5-4 तोड़े वाला ने। आज किसका है बता दो? आज किसे का 1 तोड़ा भी कौन दाऊ, सारा का फाइनेंस वाला पर तो कर्जा ले रहा है, सब ने अपना गिरवी धर के, सारी जमीन गिरवी। देखो किसी की जमीन गिरवी कौन होया करे थी, उधारा या ब्याज पे ठा लिया कर दे, लेकिन जमीन गिरवी धर के तो कदे भी नहीं ले थे। गांव में ते एक भी आदमी की जमीन गिरवी नहीं होया कर दी। अगर यह बात जिस देश में होती हो, आप सोच के बताओ, उस देश के हर घर की जमीन बैंक में नीलाम पड़ी हो, यह इत्तेफाक हो सकता है? हर घर की, आड़ा एक भी आदमी नहीं बैठा होगा गारंटीड जिसकी जमीन बैंक में ना पड़ी हो, किसान क्रेडिट कार्ड ना बना रखा हो, है? सबकी है ना। इसका मतलब सबकी जमीन गिरवी होना यह इत्तेफाक नहीं हो सकता भाई दोस्तों। हर घर में बीमारी, हर घर में, हर घर की जमीन गिरवी। तीसरे नंबर पे पानी, तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं, एक चीज की बात कर ले, बीज। सारी दुनिया में जितने जीव जंतु हैं, जितने पेड़ पौधे हैं या जो भी जीव है, उसका एक काम सब तक पक्का है कि वो मरण तक पहले अपना बीज दे के जावे इस धरती तक, इस दुनिया तक। क्यों जी?
वंश बेल को आगे बढ़ाना आपा एक बड़ा काम मानना है अपना। गलत तो नहीं कह रहा हूं जी? यू पेडा भी जिस दिन मन लागेगा ना, उस दिन एक पेडा तो पक्का दे के जाओगा। ये तो पहले दे भी लिया होगा। या कोई भी जानवर है वो अपना मतलब खुद, इवन ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपके सामने आई होंगी जहां कोई माँ है वो अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी बलि दे दे, है ना? देखा भी होगा, कहानी भी सुनी होगी। यानी माँ, और जुकर दादा के बारे में कहावत है कि मूल ते ज्यादा ब्याज प्यारा होवे, मतलब वो अपने बेटे ते ज्यादा प्यारा पोता पोती ना मानना है। यह बात है ना, पोता पोती क्यों? क्योंकि बेटा अगर 40 साल का हो लिया वो तो जीवेगा 30-40 साल, और पोता पोती है वो 5-4 साल का हो तो 60-70 साल जीवेगा। तो उसने उसका बीज जो है वो उस बीज उसमें है, यानी उसके थ्रू वो इस धरती पर रहना चाहता है, अपने बीज के जरिए वो धरती पर रहना चाहता है। ये बीज का हालत सुन लो जी, गांव में तय कितने घर होंगे इसे जिन पर अपना देसी बीज है खेत का? ना पावे, एक भी घर पे नहीं पावे, 2-4 पा जाएगा। चल अपन न्यू मान के चला, देखो ताऊ कह रहा ना पावे, मैं कह रहा हूं एक आधा लू क्या पा जाओगा। एक यू पा गया एक तो ठीक है। नहीं हो रहा है इस गांव में का है सुखजीत? गेहूं है, बाजरा है, अपना देसी बीज है। देखो कमाल की बात यह है बड़को कि अपने ताऊ ने न्यू लग गया है कि इन्हें बचा लिया, तो क्यों कर बचा लिया? ताऊ के लिए या बड़ी बात मान रहे हैं? चलो अब दूसरा खेत वाला बीज छोड़ दिया, डांगरा का बीज तो बच रहा होगा, खागड़र जोटे तो होंगे। खागे? चलो जी, ना जोटे और ना खागड़, तो जो गाय और भैंस नए दूध हुए हैं वह टिक्का धरवाना पड़ा है। इसका मतलब खेत का बीज भी बाजार में ताव है और डांगर का बीज भी बाजार में ताव है। और मैं अपने करनाल की बता दूं भाई, 2023 में मेरे करनाल में 1,38,000 बच्चा आईवीएफ से पैदा होया है, मतलब बाजार के बीज का। बाजार का बीज हो गया ना 1,38,000। रोहतक का आंकड़ा 1,86,000। एक जिले का आंकड़ा बता रहा हूं मैं। अगर एक जिले में 3-3 लाख बालक नपुंसक और बांझ हो चुके हैं तो मतलब मानस का बीज भी खतरे में है। अगर जब मेरी बात तो आपको लग नहीं रहा तो भाई फिर मतलब मैं क्या कहूंगा? पर मतलब जिस गांव के अंदर खेत का बीज भी अपना होया करता, डांगर का बीज भी अपना होया करता, और जब किसी बालक का नपुंसक और बांझ कह दे तो गाड़ी लग गया कर दी कि तने कह कैसे दिया नपुंसक। और आज के टाइम पे तो बड़े बड़े बोर्ड लाग रहे हैं कि बालक नहीं होता तो कोई बात नहीं, मार पे ले जाओ। और बल्कि न्यू भी कहे हैं जिसा बालक चाहिए उसा देंगे, दौड़ने वाला चाहिए तो घोड़े का जीन डाल देंगे, वफादार बच्चा चाहिए तो कुत्ते का डाल देंगे, मजबूत बच्चा चाहिए तो सूर का डाल देंगे। तो न्यू नहीं, मेरा सूर का बीज है कुत्ते का घर में। क्यों जी? जिन जेनेटिकल मॉडिफाई तो यही है, जीन के अंदर एडिटिंग तो यही हुआ है ना, दूसरे जानवर का जीव डाल दो। भाई घोड़ा जैसा तेज चल रहा है, गधे जैसा वजन खींच ले, तो दोनों ने मिक्सिंग करके खच्चर बना दो, तो सबके घर में खच्चर पैदा होने लग रहे। गलत बात है कि भाई? मैं कोई गलत बात कह दूं तो माफी, लेकिन मन ऐसा लग गया है कि जो बीज बाजार से लेना पड़ा वो कंपनी ने उसमें के दे रखा, अपन तो फेरा को नहीं। अब इसको देखने के लिए खेत वाले बीज का हिसाब ला लियो या फिर डंगरा वाले तला लियो। जो गाय या भैंस टिक्के से नए दूध हुआ है, ज्यादातर सिर्फ भैंस या कटड़ी बछड़ी हुआ है। क्यों जी? हुआ ना? इसका मतलब कैसा जीव बनेगा वो पहले से तय कर रखा उनने। इब खेत वाले बीज की बात कर लो, खेत में जो गेहूं का, बाजरे का या फिर जीरी का, क्या का भी आप बीज ले आए, तो बीज लाने के बाद अगर कोई बीमारी हो जाए फसल में तो उसका जो दवाई है वह उसे कंपनी की लानी पड़े, कोई भी लाके मार सको, उससे की लानी पड़े। इसका मतलब उस बीज के अंदर बीमारी दे रखी पहले है।
अगर वह डांगर के बीज को भी मॉडिफाई अपने हिसाब तक कर सके हैं और अगर वो खेत के बीज ने भी अपने हिसाब तक कर सके हैं तो भाई फिर मानस के बीज में भी कर सकते होंगे, अगर नहीं कर सकते। अगर खेत का बीज बांझ हो सके है, खेत का बीज बांझ हुआ है, अगली साल वो है बीज कौन बो सकते आप। मान लो आप गेहूं ले आए बाजार से, बीज खेत में बो दिया, उसे ना अगर अगले साल बोने की सोचोगे तो पैदावार ना हो, और अगले साल तो कतिये नहीं हुआ है। यानी 2 पीढ़ियां में पूरा का पूरा बीज नपुंसक। यो ये काम डांगरा गेल है जो नए दूध होई है महेश और टिक्के तो होई है, और उसकी जो काटड़ी है वह जो काटड़ी जब नए दूध करनी हो तो प्राकृतिक तरीके तो ना होती, वह टिक्के तय करनी पड़े, मतलब वह भी बांझ होली तब जो उनसे नए बालक बनेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि वह भी नपुंसक और बांझे होंगे। अब जब इस वाले बीज को खत्म करने के लिए उन्होंने दवाइयां ले आई तो फिर इस बीज को खत्म करने के लिए क्या लेके आए, जो नया बीज बैठा। एक काम करना दोस्तों, जो नए बच्चे हैं जो पहली बार आज आए हैं, जो जनता सरकार मोर्चा से पहले जुड़े हुए हैं, उन तो सारी बात का बेरा है। जो नहीं जुड़ रहे उनके लिए बता रहा हूं, आपके यहां कपास खूब हुआ है, थोड़ा आगे चले जाओ तो हुआ है, बिहानी क्या ना दादरी क्या चले जाओगे तो उड़े तो हुआ है, आड़ा कम होंदी होगी, हुआ है आड़े भी। अगर जो कपास बोवा है या जो खेती करा है उसने एक बात का पता होगा कि पूरे देश के अंदर देसी कपास का बीज नहीं है, जो है नरमा है जिसको बोलते हैं बीटी कॉटन, और बीटी कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वैसे ही जैसे कटड़ा था वैसे ही जैसे खेत का बीज था, बीटी कॉटन। अब आपको जो चीजें देखने कि बीटी कॉटन क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। फिर आपको जाना है 2020 की ब्राजील की रिपोर्ट पे। ब्राजील ने 2020 में एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो भी जानवर या इंसान या जीव जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम खा रहा है वो या उसकी अगली संतान नपुंसक या बांझ पैदा होगी। अब अगर बीटी कॉटन है तो कॉटन का जो तेल है बिनोड़े का, वो जो खाएगा वो भी बांझ और नपुंसक होएगा। यानी वो बिनोड़ा या वो खड़ अगर डांगर ते गिरोगे तो वो भी नपुंसक या बांझ होएगा, और जब मानस आके गिरोगे तो वो भी। तो एक काम करियो, जिस जिस चीज में तेल पड़ा है, जहां में भी तड़ना पड़ा है, तली हुई चीज, चाहे तो आपकी चिप्स हो, चाहे कुरकुरे हो, चाहे नमकीन के पैकेट हो, ये दुकान पड़ी जाकी एक बार दुकान के पैकेट पे, उस खाने वाले पैकेट पे, सामान पे पीछे देखो, सारे के सारे तेल बंदर। चलो कोई नहीं, आ जाएगा, कोई डंडी ले रहा हो देख लो। हाँ जी सुनो, इब जितना भी पैकेट वाला खाना आपको बाजार से मिल रहा है सारा का सारा तेल कॉटन सीड ऑयल यानी कि बिनोड़े का तेल मिल रहा है, या पाम ऑयल जो हजम ही नहीं होता, या तीसरा राइस ब्रान जो कैंसर करे। तीन ही तेल मिलेंगे आपको नमकीन के पैकेट पे। और मारा है तो मेरे ख्याल से रिवाज सा हो रहा होगा, 6 बजते मोटरसाइकिल तो बैठ कर कमे कमे पीने का, और गिला नमकीन का पैकेट चल रहा है उसमें, चाहे चिप्स चल रहा है, सारी नई पीढ़ी को उसे लेवल पर ले आने की तैयारी। ये कोई अचानक से तो नहीं हो सकता। अब एक बात सोच के देखो, माने मास्क लाया कि नहीं लाया, हमने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई, हमारा बालक कित पड़ा है, छोटे बालका का वैक्सीन लगी कि नहीं लगी, अल्ट्रासाउंड करवाया कि नहीं करवाया, फार्म भरे कि नहीं भरे, सरकार ने सारी बातें का बेरा है ना। किसान कहां इकट्ठे होने लग रहे हैं, कहां पर सरकार के विरोध की तैयारी चल रही है, सारी बातें का पता सीआईडी ने, पता ना। बस सीआईडी न्यू कौन बेरा गांव में नशा कित बिका,
गांव के सारे लोग वालका ने बेरा, गांव में सब ने बेरा कौन सा नशा कित मिला है, और सारे डाल के नशे मिलते होंगे इस गांव में, मिलते होंगे नहीं। मैं इस गांव की नहीं बता रहा हूं, मैं पूरे भारत के हर गांव की बता रहा हूं। 7 लाख के 7 लाख गांव में सारे डाल के नशे अवेलेबल हो रहे हैं, और उन नशों को बिकवाने का काम खुद पुलिस करने लग रही है। जाके किसी नशा बेचने वाले की कंप्लेंट करके देखो एक बारी, लिखो कंप्लेंट कि यहाँ पे हमारा फलाना आदमी नशा बेचा है, पुलिस वाले कंप्लेंट के ऊपर आवेंगे, लेकर जाओगे, और फिर काका कह के उल्टा छोड़ के जाओगे, क्योंकि इन्होंने कहेंगे ऊपर तो मंत्री जी का फोन आ गया, हम क्या करें जी। देखा है ना। हाँ समझ रहे। अब नशा बिकवाने का काम खुद सरकार कर रही, जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम पुश करने का काम खुद सरकार कर रही, वैक्सीन पुश करने का काम खुद सरकार कर रही। आपके किसी भी स्कूल में, कमाल की बात है यार, ये कोई बेवकूफाना काम थोड़ी ना है। ऐसा थोड़ी होया अगर सारे देश का कतई नाश हो रहा, एक भी स्कूल में पूरे मास्टर को नहीं यार, एक स्कूल में भी पूरे मास्टर नहीं है। अरे कम से कम चले एक स्कूल ना खाली छोड़ दो, एक में तो पूरे कर दो। सारे स्कूलों में पूरी सर्विस नहीं, एक थाने में पूरे कर्मचारी नहीं, एक कोर्ट में पूरे जज नहीं, एक कोर्ट में पूरे वकील नहीं। मतलब आपका काम करने के लिए किसी भी संस्थान के अंदर कर्मचारी नहीं। ये इत्तेफाक लगता है क्या आपको? आपको लगता है कि ये आपके साथ प्रॉब्लम है, या सिर्फ मेरे साथ है, या प्लानिंग है, या फिर या नियत की कमी है, या प्लानिंग के साथ आपको बर्बाद करना है? ये समझना है आपको। बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज है, लेकिन वो भर्ती पूरी नहीं करेंगे। अगर 40 लाख बच्चों ने 12वीं करी थी, तो ग्रेजुएशन करने का अधिकार 40 लाख के 40 लाख को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 4 लाख ग्रेजुएशन की सीट क्यों है? और इससे ऊपर की ठगी देखो, 4 लाख बालक ने ग्रेजुएशन कर ली, तो मास्टर्स की डिग्री कितने बच्चों को मिलना चाहिए मौका? मात्र 40,000 सीट हैं पूरे देश के अंदर मास्टर्स के। इसका मतलब आपको दाखला नहीं मिला, गलती आपकी नहीं है, घर के तो आपने डंडा देंगे कि तेरे पे पेपर पास को नहीं हो, या फलाने का छोरा लाग गया। सीटें को नहीं 40,000 था ऊपर, 4 लाख में थे 3,60,000, तो कांटा लगना, तू तो निकम्मा है। और पीएचडी की डिग्री मात्र 4,000 बच्चे कर सकते हैं पूरे साल में। पूरा प्लानिंग के साथ एक तय है। और जितनी भर्ती लकड़े हैं, कोई भाई तैयारी करे कि नौकरियां की? हाथ खड़े करो जो सा तैयारी करता हो या करी हो कदे भी जिंदगी में। करो करो कर ले, कर शर्मावे क्यों है? ये भाईयान तैयारी करे हैं, इब एक काम करियो, आज तक की हिस्ट्री की निकालो, सबके पास गूगल है, सारा बस चैट जीपीटी ले रहे हो, सारे के सारे एआई का यूज करो। एक बार उसमें सर्च करो कि पिछली भर्ती हुई थी, कितनी भर्ती थी और कितने फार्म भरे गए थे। फिर पुलिस की कितनी भर्ती थी, कितने फार्म भरे गए थे, कितनी भर्ती कितने फार्म, सारे फार्म चेक करो पिछले 5 साल के। 11 साल हो तो यह सरकार है, उससे पाछा 11 साल के टोलो। कदे नहीं सोचा हो कोई मैं बीजेपी ने गाड़ देना आया हूं। ये कांग्रेसी भी साढ़े एक के हैं, एक के दोनों कट्ठे हैं, इकट्ठे खावे हैं, तो मारा कुछ नहीं होता, मारे लगते छोटे साढ़े। ठीक है, मैंने कहूं कि एक बार पिछले 20 साल का इतिहास ठालो, नंबर ऑफ पोस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट मल्टीप्लाई बाय 100, यानी पास परसेंटेज आ जाएगा। भाई एक बात सोच के देखो, 20 लाख फार्म भरे गए और 1,000 भर्ती हैं। मैंने एक बात बताओ, कितने बालक भर्ती हो सके? अरे 20-20 घंटे पढ़ के कितने हो सके? 40-40 घंटे पढ़ के कितने हो सके? 24 घंटे में तो 40 घंटे पढ़ लो, दोनों बाबू बेटा इकट्ठे पढ़ लो, 1,000 होंगे। चल 10-10 लाख रुपए दे के कितने लाग सके? 50 लाख दे के कितने लाग सके? मतलब क्या कितना हंगा ला लो, 1,000 तो ऊपर लाग सकेंगे। रिजर्वेशन वाले गाड़ देंगे जनरल ने, जनरल वाले गाड़ देंगे रिजर्वेशन वाला ने, लेकिन लाग सके मात्र 1,000। आपस में खूंट बजेगा बालका का आपस में। लेकिन असली खेल क्या है? 1,000 बटे 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये तो आंकड़ा मैंने आईएएस का दे दिया। इस आंकड़े पर जाओगे तो परसेंटेज पास कितनी मिलेगी पता है? 0.005%, मतलब 99.995% की गारंटी है फेल होना। समझ गए? जिस एजुकेशन सिस्टम में आप पढ़ाई कर रहे हो,
उस एजुकेशन सिस्टम में 99.9% बच्चों का फेल होना तय है, चाहे आप अमीर परिवार के हो चाहे आप गरीब परिवार के हो। वो कोई एक बच्चा गलती से किसी रिक्शा वाले का या किसी किसान ने जमीन बेच के अपने की तैयारी कराई थी, को गांव छोड़ के गया था, उसका भर्ती हो जा तो अखबार में इतना बड़ा पोस्टर छप जाओगा कि गांव में तो और जमीन बेचने तैयार हो जाएंगे 10-20, और वो इस गांव में तो नहीं, अगले गांव में तो भी, अगले गांव में तो न्यून तो जमीन भी गई, न्यून तो बालक भी गया। क्यों? जितने एक बार जाके मुखर्जी नगर का चक्कर जरूर मार के आई हो, जितने बालक 3-3 साल हो तैयारी करने लग रहे हैं ना, सारे हद दर्जे के नशेड़ी बन चुके हैं। उल्टे गांव में को नहीं आवे बुआ, वह माँ बाप के लायक भी नहीं रहे, वह गांव के लायक भी नहीं रहे, वह अपने लायक भी नहीं रहे, खत्म, जो हाल हो लिया उनका। और यह गलती किसकी है बताओ जरा? सिस्टम की है या बालक की है? और सिस्टम को बनावा है बड़ी पीढ़ी या छोटी पीढ़ी? यानी हमारा नाश हो रहा है तो हमारे तो बड़ी पीढ़ी वाले का कसूर? भाई बड़ी पीढ़ी का होगा जी, और जब हमारे बड़का का होगा तो हमारा कसूर। गलत है सही है? इब न्यू बता दो, गांव का नाश होने लग रहा मान लो, तो इस गांव का नाश ने बचान खातर सबसे ज्यादा ख्यास एमएलए ना होगी कि एमपी ना होगी, डीसी ना होगी, पटवारी ना होगी, तहसीलदार ना होगी कि वकील ने या जज ने, मास्टर ने या पानी की टंकी वाले ने, किस ना होगी? या आपा ना होनी चाहिए। इसका मतलब ये होया, अगर सिस्टम का नाश हो रहा है, गाम राम का नाश करने की तैयारी चल रही है, तो इसने ठीक कौन कर सका है? केवल गांव का आदमी। ये प्रॉब्लम आ गई, गांव के आदमी ने बेरा ही नहीं प्रॉब्लम क्या है। भाई उसने वो बीज बाजार से क्यों लाना पड़ रहा, उसका तरीका क्या है बचाने का? ये बच्चों को ये पढ़ाई एक बात बताओ, अगर पढ़ाई कंपनी पढ़ावेगी तो कंपनी के लिए बच्चा तैयार होगा, अगर पढ़ाई समाज पढ़ावेगा तो बच्चा समाज के लिए तैयार होगा। तो बच्चा समाज के लिए तैयार होना चाहिए कि कंपनी के लिए? अब समाज के लिए तैयार जब होगा जब उसका सिलेबस समाज बनावेगा, और समाज सिलेबस तब बना होगा जब समाज बैठेगा, और समाज बैठेगा जब जब समाज ने बेरा होगा, और बेरा जब होगा जब उस पर कोई बात करेगा, और बात जब करेगा जब बताने लेने बेरा होगा। लेकिन कोई बातें नहीं करता, कदे चौपाट पे बात नहीं होती, कदे तासा पे बात नहीं होती, कदे घर में बात नहीं होती, बस एक लाइन कह दे हमारे बुढ़े तो अगर नाश हो लिया भाई, इसका आगे नहीं आंदा कुछ भी, नाश हो लिया तो कह दें, कौन ठीक करेगा इन्हें? तो बता दो, नाश तो हो लिया मान लिया, घर भी टूट लिए, परिवार भी टूट लिए, बालक भी घर तक जा लिए, और नशेड़ी भी हो लिए, पढ़ते भी नहीं, बेरोजगारी भी आ गई, जमीन भी खराब होगी, खाना भी खराब हो गया, सारा नाश हो लिया। अरे ठीक कौन करेगा? ठीक तो हमने करना पड़ेगा, और किसी ना किसी ने कदे ना कदे करना पड़ेगा। या तो दो रास्ते, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो ऐसे ही चलते रहो, एक दिन आप लोग खोखले और खाली हो जाओगे। अकेले तो हो चुके हो, अकेले तो हो चुके हो, आपके माँ बाप बैठे हैं घर में, उनके ला बेटा बेटी की बात करके राजी नहीं, बेटा बेटी बैठे हैं मोबाइल पे, उनके दोस्ता दो टाइम नहीं, ना बच्चा के दोस्ता पे टाइम है, ना अपने माँ बाप के लिए समय है, ना समाज के लिए समय है, ना किसी करियर के लिए। गलत कह रहे होंगे? 4 दोस्त बैठे हुए हैं, चारों मोबाइल पे लगे हुए हैं मेरे बेटे, उन आपस में बात करने की फुर्सत को नहीं। घर में भी बैठे हो तो घर के जाके मैं काम कर दे तो पाड़ के खाना हुआ जो डांगरा का कहता, हाँ मैंने क्या डंगर पिलाने के लिए थोड़ी मैंने बीए करी थी। और भाई तुमने क्या करी थी? इब मेरे एक बात कई बार समझ में आवे कि यार गांव में तो किस किस का कौन कौन बीमार होगा? सारे होंगे। अच्छा नाश किस किस का होगा? गरीब कौन कौन होंगे? तो मैं देख रहा, घर में कोई भी सामान लाना हो, गाड़ी, उसका तेल, उसका टायर, अपना कपड़े, जराब, पेन, बोतल, गिलास, बर्तन, टाइल, तार, बल्ब, या कुछ भी और सामान, खेत में काम करने का सामान, आप गांव में तो लियावा हाँ या कंपनी का लियावा हाँ?
इसका मतलब ये हो गया 10,000 की जनसंख्या, लगभग 2 से 3,000 घर, हर घर कमाई कर करके किससे देने लग रहा? कंपनियां है। इसका मतलब कंपनियां की तो लाग रही मौज होने, कंपनी का तो ढेर बनने लग रहा, और मारा घर खाली होने लग रहा सारा का। मैं एक चीज बताऊं भाई, सिर्फ इतना समझाओ गांव वालों, सिर्फ इतनी बात देख लो, बढ़िया क्या है हम सारे जने कमा कमा के कंपनी को देते रहें, या कोई ऐसी व्यवस्था बना लें कि हम कमा के आपस में एक दूसरे को देना चालू करें। बढ़िया क्या है भाई, मैं दूं वो इससे चला जावे, यो देवे यो इससे चला, मारा पैसा मारा धन आपस में एक दूसरे दो जाओगा, हम तब मजबूत होंगे, या सारा पैसा बाहर देते रहेंगे तब मजबूत होंगे? तो क्या हम बैठ करके इस पर चर्चा नहीं कर सकते? एक तरीका है कि 99.9% बच्चे बेरोजगार हों, ऐसा एजुकेशन सिस्टम, और एक तरीका है कि गांव का एक भी बालक बेरोजगार ना हो, वो एजुकेशन सिस्टम। कौन सा बढ़िया है? है उस पर चर्चा करेंगे जब पता लगेगा ना। अपने पास एक परमात्मा की दया से, एक कृपा से एक बड़ी चीज हाथ लग गई। मैं इंडिया का पहला आदमी हूं जिसने इस पर काम करा है प्रैक्टिकली। हम 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बच्चे के बारे में यह बता सकते हैं कि इस बच्चे को परमात्मा ने कैसा दिमाग दिया है और यह क्या काम करने के लिए पैदा हुआ है। भाई यो बढ़िया डांगरा में खुश रहोगा, खेत में खुश रहोगा, अकेला खुश रहोगा, लोगों के बीच खुश रहोगा, वकील बनकर खुश रहोगा, कि जज बनकर खुश रहोगा, या यो साइंटिस्ट बनकर खुश रहोगा, या टीचर बनकर खुश रहोगा, या आर्टिस्ट बनकर, या डांसर बनकर, या कोई और काम कर, यानी कि जितने दुनिया में काम चाहिए हैं उन सब में से परमात्मा का जो स्ट्रक्चर है वो इतना गजब का है कि इस गांव सांजरवास को टॉप लेवल पर लेकर जाने के लिए और एक अपना म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम, सह अस्तित्व वाला सिस्टम बनाने के लिए जिस भी तरह के दिमाग की आवश्यकता होगी वैसा ही दिमाग उसको परमात्मा देके भेजेगा, उतने ही % बच्चों को। ये अगर एग्जाम्पल देखना हो तो जंगल में रहने वाले किसी भी ऐसे झुंड को देख लो जहां जानवर किसी ग्रुप में रहते हैं, तो उस ग्रुप में जैसे मधुमक्खियों का छत्ता है, लाखों मक्खियां होती हैं उसके अंदर, इतना गजब का सिस्टम है। वहां जिस जगह पे वो हैं उस जगह से अगर दूर है कहीं फूल या खेत, छत्ता लग गया यहां और खेत है दूर जहां से फूलों से उनको रस लेके आना है, तो नेविगेटर मक्खियां अलग होती हैं जो नेविगेशन करके सिर्फ उनको रास्ते का ज्ञान हो, कुछ नहीं आंदा। और फिर मक्खियां हुए जो वहां से रस चूस के लाती हैं, वो लाके देवे। फिर कुछ मक्खियां हुए जो उस रस ने शहद में तब्दील करें, कुछ मक्खियां हुए जो उस छत्ते ने बनावे, इंजीनियर मक्खियां, और कुछ एक रानी मक्खी हुआ, फिर एक उनकी प्रोटेक्शन वाली मक्खी हुआ, सेना हुआ उनकी जो दूसरी बाहरी आक्रमण से लड़ती हैं। बाकी नहीं लड़ा कर, सारी नहीं लड़ा करती हैं, सिर्फ कुछ हैं जो लड़ती हैं, उनका काम सिर्फ रक्षा करना है, उनका और कोई काम नहीं है फालतू वो। लेकिन खावेंगी सारे बराबर, न्यू निकंदी मैं रक्षा का काम करूं तो मैं ठाडी हूं, या मैं यो काम करूं। जैसे गर्मो होया करे, एक तो पाड़ी हो गया एक आड़ी हो गया। पाड़ी तो तड़के से लेकर सांझ तक डांगरा का पाछे घूमेगा, आड़ी सारा दिन खेत में हल चलाओगा, तो कोई सा न्यू नहीं कहेगा कि तेरा काम भारी है कि मेरा काम है, तू अपना वो छांट ले भाई, तन्ने जो काम करना हो कर ले। कहने का मतलब ये हो गया कि ग्रुप में जब हमको पैदा किया, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आदमी समाज में रह के खुश रहेगा। उन्होंने देखा कि इनको तोड़ना है, अगर डिप्रेशन में लाना है, बीमार करना है, तो अलग अलग कर दो इनको, अलग होते ही हम बीमार होना चालू हो जाएंगे। आप देखो 4 यार दोस्त जब फोन को साइड में रख के एक बार हंस खेल के देखो, मजाक करके देखो, झगड़ा करके देखो, रोड़ा करके देखो, एकदम हल्का फील करेंगे। ये खासियत है, आदमी खुश ही केवल समाज में रहेगा। तो जब समाज में आप रहोगे तो समाज के बहुत सारे दायित्व निभाने पड़ते हैं अपने को, छोटे से लेके बड़े तक काम करना पड़ता है। और कुदरत का इतना जबरदस्त सिस्टम है, हमको हर काम करने के लिए जैसा दिमाग चाहिए वैसे दिमाग कुदरत ने दे रखे हैं पहले से। अब यह देखना है कि क्या हम इस प्रोसेस में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अपने बच्चों को
आने वाले टाइम में, और जो मौजूदा नौजवान पीढ़ी है इसको आने वाले टाइम में कुछ ऐसी व्यवस्था दे पाए कि सारा न रोजगार भी मिल जाए, या जो जमीन कर्जे पे पड़ी है या भी सारी छूट जाए, और परिवार बचने की स्थिति में आ जाए। और कोई ऐसी व्यवस्था जिसमें जो हमारा टारगेट, देखो ये पता होना बड़ा जरूरी है कि हम क्या चाहते हैं। मैं अड़ा क्यों किलके मार रहा हूं, मैं क्यों बताऊं? अगर मेरे वाला टारगेट आपका हो तो फिर आप सारे साथ ला के करांगे। जो मने पता है आप तो बताऊंगा, जो आपने पता है मने बताइयो। तो सारे मैं अपने गांव में जाके करूंगा तो हम ही अपने गांव में करियो। मतलब ये एक प्रोसेस चालू करांगे। मकसद क्या है कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, इन चार चीजा का फैसला करेगा गांव का आदमी। ना पंचायत करेगी, ना सेक्रेटरी करे, ना तहसीलदार करे, ना जज करे, गांव का मानस करेगा। दूसरी चीज, रोटी बेटी माटी, खेत खेड़ा खाप, वापस सम्मान गांव के पास वापस हो। और तीसरी चीज, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती और धर्म, इन 6 चीजों में से पूंजीवाद का खात्मा। पूंजीवाद का खात्मा इसलिए जरूरी है कि अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, मान लो ये 3 चीज पैसे से मिलने लग जाए तो पढ़ेगा कौन? अमीर का बालक। स्वस्थ कौन रहेगा? अमीर का बालक। पुलिस वाले और वकीलों को खरीदने की हिम्मत किसकी है? अमीर की। अगर पैसे से ये चीजें आएंगी तो केवल अमीर जिएगा, फिर तो गरीब को तो पागल होना पड़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति भी अगर पैसा इन्वॉल्व रहेगा तो केवल अमीर आदमी कर पाएंगे। तो नीतियां किसके लिए बनाएंगे? अमीरों के लिए। हैं? खेती में भी अगर मशीन और कंपनियों का ही राज रहेगा तो कंपनी आपके खेत को कभी भी बंजर वाली स्थिति से ठीक नहीं होने देंगी, वो कभी प्राकृतिक नहीं होने देंगी। और अगर धर्म में भी पूंजीवाद आ गया तो फिर वीआईपी दर्शन कौन करेगा फिर? तो दर्शन वही करेंगे दिन पे पीछा होगा, बाकी तो लाइन में लगे रहो। 3-3 दिन तक क्या दिक्कत है? खड़े रहो बिना नहाए धोए। मतलब ये हो गया कि ये व्यवस्था बननी बहुत जरूरी है, गांव वालों को समझ में आना बहुत जरूरी है कि असली धन क्या है और हम अपनी व्यवस्था कैसे बनाएं। भाई आप एक सोच के देखो, जज को ज्यादा चिंता है न्याय की या गांव के आदमी को ज्यादा चिंता होगी? भाई भाई आप लोग सारी जानकारी इंटरनेट पे किसी कंपनी को तो दे रहे हो और गांव वालों को देना नहीं चाहते। आप कंट्रोल पुलिस वालों को देना चाहते हो लेकिन अपने गांव की किसी व्यवस्था को नहीं देना चाहते। कितना कमाल है ना? थर्ड पर्सन को दे दोगे, मतलब पावर दे दोगे एमएलए साहब को, एमपी साहब को, पावर अपने पास रखोगे नहीं। है ना अजीब स्थिति? ये नासमझी में है या फिर ये जानबूझ के हो रहा है? हैं? जानकारी ही नहीं है कि यार सौदा क्यों कर रही हो, तो दिमाग घूमेगा क्या? ये तो वाकई में वो सारी पावर अपने पास लेके बैठे हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम तय नहीं करते हमारा बच्चा क्या पढ़ेगा, हम तय नहीं करते हमारा बच्चा क्या काम करेगा, हम तय नहीं कर रहे हम स्वस्थ रहेंगे कि बीमार रहेंगे। हमारा बच्चा पैदा हो गया, नो बोला भाई डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिए, भाई क्या तय? और फिर दाखिला नहीं होगा, क्या तय? डेट ऑफ सर्टिफिकेट बताएगा, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बताएगा कि मेरा बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। बताओ कमाल की बात है यार, है ना कमाल? अच्छा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी कमाल है। देखो वो आंगनबाड़ी वर्कर को कुछ नहीं पता, वो आई, हाँ जी बच्चे के बाप का नाम क्या है? देवेंद्र जी। माँ का नाम क्या है? पूनम। बच्चे का नाम रख लिया कि रखना है? अगर जी रखना है। अच्छा रख लिया हो तो नाम बता दिया, वो लिखा। मैं तीनों बात किसने बताई? घरवाला ने। जन्म कब होया हो किसने बताया? घरवाला ने। सारी बात घरवाला ने बताई और सर्टिफिकेट कोई और देवे। अरे जब मेरी बताई हुई बातें सही है तो मैं तो कदे भी लिख के दे दूंगा यार मेरा बालक कद पैदा होया। हाँ अगर मैं एक ही आदमी एक ही बच्चे का जन्म 2 बार बता रहा है तो फिर उसको सजा दो जितनी मर्जी, लेकिन अगर वो उसे की बात चलनी है तो भाई सर्टिफिकेट कोई और क्यों देगा? भाई बताओ जरा, ठगी देखो कितनी कमाल की है। लाइसेंस बना दिया, बोला 20 साल का लाइसेंस है। अच्छा ठीक है भाई देवेंद्र ने लाइसेंस बनवा लिया 18 साल की उम्र में, लाइसेंस बने 38 तक, 38 साल का हो पाछे मैं ड्राइविंग भूल जाऊंगा भाई, भूल जाऊंगा, पक्केगी मेरी ड्राइविंग नहीं तो बताओ। फिर नु बोला रिन्यू करा, बोले तो चलाना भूल गया होगा। के पागल बना रहे यार, है है नहीं? मेरा नाम देवेंद्र रहेगा,
मेरे बाप का नाम वही रहेगा। जब मैं मर जाऊंगा उसको डीएल को कोई यूज कर ही नहीं सकता। और मैं जब तक जिंदा हूं मना चलाना रवेगा, मना आवेगा। हाँ न्यू मान सको भाई 60 साल के बाद, रिटायरमेंट की उम्र के बाद आपका लाइसेंस रिन्यू जब देखांगे भाई तू ठीक ठाक है कि नहीं, बीमार तो नहीं है, न्यू तो मान सका भाई 58 के बाद। लेकिन उसके बाद भी रिन्यू का पैसा नहीं लगना चाहिए। रिन्यूअल का पैसे का क्या, पैसे तो मैंने ड्राइविंग थोड़ी आवेगी यार, समझ में है, मतलब समझ से बाहर की बात है ये। एक आदमी चल रहा है, उसने रेड लाइट तोड़ दी, रेड लाइट तोड़ दी, अब उस पर जुर्माना होगा, अब रेड लाइट ठीक हो जाएगी। उसकी गाड़ी पोल्यूशन कर रही थी, है ना, मतलब क्या है, पोल्यूशन कर रही थी, उसने एक 50 रुपए की पर्ची बनवा ली तो पोल्यूशन देना बंद कर दिया। पर्ची नहीं है तो चलाना होगा, बोला 10,000 का, 1,000 का। पर्ची है तो बिलाई ठीक होगी। कमाल की बात यह है, 31 जनवरी, मान लो आज कितनी तारीख है, 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर 2025 तक का था बस पोल्यूशन का, पोल्यूशन की वो पर्ची मान लो, तो 24 तारीख ने पोल्यूशन देना शुरू कर देगी वाह। मान लो अगले दिन पकड़ लिया पुलिस वाले ने, है, अरे नहीं क्या, क्यों ऑनलाइन उन पता कि इस तारीख तक की है, पटते ही पकड़ेंगे, हाथ देके ना टक दे आ जा भाई पोल्यूशन दिखा, वो तेरे की तो कल एक्सपायर होगी और चालान कटेगा। अरे आज जे चालू कराया तू मत देना, न्यू तब दे दे खसम है, यो बिना मतलब का नियम है, असली है यो, पागल बना रखा है हमारा, आप कोई भी नहीं करे। अरे न्यू कह रहा क्या, आपकी चुनी हुई सरकार ने बनाया है नियम तो आपके नाम पे बना रखा, इसका मतलब आपकी सहमति है इसमें, है, अगर आपने विरोध नहीं किया, लिखित में कहीं दर्ज नहीं किया तो सहमति मानी जाएगी। देखो कमाल की बात। चलो हमें किसी का विरोध नहीं करना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि गांव की व्यवस्था ने गांव का आदमी बढ़िया बना सके, एक बार का पहले तो यो देखो, तो गांव के आदमी को बढ़िया बनाने के लिए पहले नंबर पे एक चीज की जरूरत पड़ेगी जी, समझ। और मैंने एक बात का बेरा, जितनी बात ये मैं आपने बताने लग रहा हूं, मैंने भी जाकर 10 साल में समझ में आई, इतना बोलना आया। तो इसलिए मैं ये उम्मीद नहीं करता कि सारे बड़का के सारी बात सब के पहले दिन में समझ में आ जाएगी। मैंने तो मोटा मोटा आपने न्यू बताया है, अग भाई ये पॉइंट हैं जहां गड़बड़ चल रही है और आपने ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने का तरीका अपने पास है। गड़बड़ क्या है, अब पंगा मेरे साथ क्या हो गया, एक आदमी बोला किसी गांव में शुरू करके दिखा, किसी गांव में करके दिखा। मैं बोला एक पेड़ा ला दिया, उसने कितना पानी दे ले, कितने हाथ जोड़ ले, उन्हें अपने टेम पर बड़ा होना, क्यों जी, अगर भाई एक पेड़ा होकर दिखाऊंगा जब जाकर दूसरा लाऊंगा, ऐसा नहीं होता। आपका गांव आपने ठीक करना है, मेरा गांव मन ने ठीक करना है। मेरे गांव में बाजरा कौन होता, लेकिन मेरे गांव में दूसरी फसल हुए हैं, तो बाजरा मन तार पर चाहिएगा जब देसी उगाओगे तो, और माम जो उगा सका वो तो हमने चाहिएगा। जो हमने कपड़ा बनाने का उद्योग उड़ा लाऊंगा तो कपास आड़े लेके जाना पड़ेगा, पर जब कपास आड़े अवेलेबल होगा तो कपड़ा हम आप पे बना लेंगे। जित गन्ना हो सका है उड़ा जाके अपना अपना क्लेसर और कोल्लू बना लेंगे। साइंस किस किस ने पढ़ा है, अब भैया मैं तो साइंस हाथ खड़ा करो। अब देखो साइंस पढ़ा है मानस, बड़ा आराम से समझेगा मेरी बात ने। साइंस ये कहती है कि भाई एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, है ना। दूसरी बात, मान लेते हैं मने 4 रोटी खानी है, 4 रोटियां खातर आटा शहर में ज्यादा लागेगा गांव में ज्यादा लागेगा, होटल पे ज्यादा लागेगा घर ज्यादा लागेगा। यार 4 रोटी खानी तो मने मीठा खाना है, दूध मीठा पीना है, और उसमें मने कुछ मीठा गिरना है, खांड गिरनी है या चीनी गिरनी है या कि मैं गिरना है मीठा। इब उसने बनाने में शहर में ज्यादा प्रदूषण होगा। अक भाई मन मान लो मेरे गांव की जरूरत है कि मेरे गांव में 10 क्विंटल चीनी की जरूरत है या खांड की जरूरत है, तो वह गांव में बनावांगे जब ज्यादा प्रदूषण होगा या शहर में बनावांगे जब ज्यादा प्रदूषण होगा। अच्छा रोटियां में तो बराबर लगेगा आटा, जरा पोल्यूशन शहर में ज्यादा होगा।
अरे जितनी चीज उसमें आड़ उबड़न में लागेगी उतना ओढ़ा लागेगा, जितना हंगा लागेगा जितना टाइम लागेगा उतना ही लागेगा। चाहे शहर में बनो चाहे वह गांव में बनो, उतनी आग चाहिए, उतना ही पोल्यूशन होगा, उतना ही सौदा बनेगा, चाहे वह कितने बनाओ। तो मैं ये भी यूं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई प्रदूषण शुगर मिल ज्यादा फैला होगा या फिर कोल्लू ज्यादा फैला होगा? शुगर मिल में केमिकल डाला जावा है और कोल्लू में नेचुरल तरीके से जलाया गया है कार्बन, ठीक है। लेकिन इनने कोल्लू आप है तो मुकदमे करे कि तुम पोल्यूशन फैलाओ और शुगर मिल खोल दिए। कोल्लू में गुड़ बने बिना केमिकल का, उनको तो बंद करवा दिया और शुगर मिल में केमिकल दे के ना सारा का कैंसर करवा दिया, सारा की हड्डी गड़वा दी, किसी ने बेरन लग गया। या मारी भी को नहीं या कमजोरी ताऊ, या मारी समझ की कमजोरी है। हमने बेरा कौन था अगुए मारे पे मुकदमा नहीं कर सके थे, उनने कर दिया। जुगर लाइसेंस वाली बात बताई, जुगर डेट ऑफ बर्थ वाली बताई, जुगर और बतावांगे आगे आने वाले टाइम में। इब्बत तो शुरुआत करी है बेसिकली मैंने, इब्बत तो मैं वार्म अप भी कौन होया। हाँ कदन सोचते हो ये जो पूरा षड्यंत्र समझने में 3 दिन का सेशन लगाते हैं आप, 3 दिन लगातार पूरा एक एक टॉपिक के ऊपर बताते हैं, फिर जैन्यू समझ में आवे लोगों का हाँ भाई गड़बड़ तो है, फिर बतावा आगे करना के है। तो जय अगर हमारा बात समझ में आवे है तो मैं एक बात समझूं कि सारी प्रॉब्लम की जड़ ना समझी है। क्यों जी? गलत है कि सही है? जो अगर मनरेगा है, मनरेगा अच्छा है खराब है पहले ये बताओ? मनरेगा का असली मकसद क्या है बताओ? जैसे वैक्सीन का असली मकसद समझ में आया, अब मनरेगा का असली मकसद क्या है? गरीब आदमी को बताया गया, देखो कितना खेल था। जिस टाइम मनरेगा आया तो किसान के खेत में काम करने की जो मजदूरी थी वह 150 रुपए मिला करती मजदूर को, और जब मनरेगा आया तो मनरेगा में काम करने की मजदूरी 250 रुपए मिला करती। तो मजदूर काम कराया करते खेत में, किसान तो काम कराया करता पूरा दिन तड़के से लेकर सांझ तक, और मनरेगा वाले में सिर्फ रजिस्टर में नाम लिख दे 250 रुपये तेरे हो गए। बना कर दिया बात है ना? अब बताओ आदमी 250 लेने जाओगा कि 150 लेने जाओगा? 250 ले होगा। और कमाल की बात देखो, अब किसान को मजदूर की जरूरत पड़ती है साल में 2 बार, पिछली फसल कटे और नई फसल जब वो बोए, 50 दिन पहले और 50 दिन बाद के, इतने दिन मनरेगा भी इन्हें दिना माव है। जब किसान को मजदूर की जरूरत है तभी मनरेगा आ जाएगा, मनरेगा पे सारे मजदूर चले जाओगे, किसान को काम करने के लिए सहयोगी मिलेगा नहीं। तो न्यूनतम मनरेगा वाला कहेगा साड़ा तो सारा दिन काम करवाएगा 150 रुपये देवा, हम ना 250 मिल जाए। और उधर से किसान ने कहोगा सारे मस्तारे हैं, फ्री में बैठ के खाना चाहे कभी ना करें, यही बात चला ना। अच्छा फिर किसान ने जरूरत नहीं, फिर मजदूर भी खाली हो जाए, फिर मनरेगा को नहीं आवे, फिर वो कहेगा काम चाहिए, वो कहेगा तेरी जरूरत को नहीं, हम तो ट्रैक्टर ले आए इस्तीसी करा, वो मशीन ले आएगा हम अपने खेत में, क्यों? मजदूर मिले थे। किसान और मजदूर को एक दूसरे से तोड़ने के लिए खेल रचा। मजदूर को अपना खर्चा चलाने के लिए पहले तो अनाज अपने किसान से मिल जाया करता, जब वो अनाज किसान से मिलना बंद, अब जब वो उसका काम में नहीं करता तो फिर वो इसने अनाज क्यों देवा? तो सरकार ने उससे फ्री में अनाज देना चालू कर दिया कि ले तू अपनी मरोड़ में रो, हमने सरकार दे देगी। गेम बड़ा है, अभी तो मैं थोड़ी थोड़ी बात एक एक पॉइंट पे चलेंगे जब, तो आपके स्कूल में बेंच का क्या रोल है, आपके घर में गैस कनेक्शन कितना बड़ा षड्यंत्र है, पानी का कनेक्शन भी कितना बड़ा खेल है, आपके जोड़ों के चारों जोड़ का खराब होना, घरों में लेटरिन बनवाना, ये कितने बड़े खेल है, समझ में नहीं आना। समझ में जब आओगा जब चर्चा करेंगे। तो हमने एक बात सोची कि एक पेड़ को लगातार पानी देने से बढ़िया है बीज फैला दो सब जगह, और जब मौसम होगा अपने आप पूरे के पूरे देश में जंगल आएगा। तो एक गांव के अंदर अगर 10 से लेकर 12 लोगों को पूरी बात समझ में आ रही हो तो 2000 गांव तक जाने के लिए
एक बंद मतलब टोटल कितने घंटे चाहिए? एक घर पे 1 घंटा लाना हो तो 2000 घरों तक 2000 घंटे चाहिए। और अगर 20 बालक हो तो 100 दिन में सारे गांव के हर आदमी तक बात पहुंचाई जा सके। 10 साल नाश करने तो बढ़िया, तो 100 साल 100 दिन टिक के काम कर ले आप। दिन में घंटा है 2 घंटे तो लाने हैं बस। क्यों जी? 1 घंटा रोज के हिसाब से बांटा हुआ है सिर्फ। यानी आप 1 घंटा डेली काम करके अगर गांव में 20 बालक हो तो गांव के गरीब से गरीब, पढ़े हुए, अनपढ़, सबको समझाने में कामयाब हो सकते हैं। हो सके कि नहीं हो सके? और ये काम अगर हरियाणा के 7000 गांव में पैरेलल चल पड़े और फिर वो सारे एक दिन ऐलान करें तो बात बन सके। बदलाव एकदम से नहीं होगा, लेकिन शुरुआत एकदम से हो सके और जो दिक्कत आवा उस पर चर्चा करी जा सके। तो हमने ये प्लान किया कि भाई हम लोग इस बात के लिए कि जैसे इस गांव में बैठेंगे, मैंने जहां जहां गया पिछले 9 साल में, वहां मैंने एक बात देखी कि गांव में जब चर्चा करने के लिए गया तो लगभग गांव वाले ये बोले हम तो तैयार हैं, बाकी गांव को नहीं मानता। फिर मैंने ये पूछा कि कौन है जो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होना चाहता कि उसका बच्चा भी शामिल करना है। जैसे मैंने अपने गांव में गया मैं, तो मेरे गांव में पहली मीटिंग में सब ने ये कहा, अरे कोई नहीं सुनता, सब मतलबी हो रहे, सब पैसे के पीछे हैं, सब ऐसे है, सब किसी के में अकल नहीं। ऐसी बातें आई। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, मैंने ये पॉइंट रख दिए कुछ, अब तो बता शामिल है कि नहीं। आप में से कौन है भाई जो नो चाहे जो मेरे गांव में यह व्यवस्था ना बननी चाहिए? सारे चावे हैं। अब आप सारे चावा, हाँ, लेकिन सारे करने तैयार ना हो, फिर गड़बड़ है। फिर सिर्फ ये क्यों करे, सिर्फ ये क्यों करे, सिर्फ ये क्यों करे भाई? जब सबको चाहिए तो सबको थोड़ा या ज्यादा अपना रोल अदा करना पड़ेगा। मान लो बुजुर्ग हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, किते जा नहीं सकते, किते आ नहीं सकते, डोगा लेकर आएगा, बैठ तो सका है। क्यों जी? अगर छोरे उल्टे चले तो देख लिए, इतना तो कह सके है कि भाई गलत बात नहीं बर्दाश्त होएगी, इतनी बात बोलनी बस उधर तो और क्या कहना बुजुर्गों ने। नौजवान बालक का तय समझ देने का जो काम है वो तो आपस की समझ से डेवलप हो जाएगा। तो जब मैं गांव में गया तो 3-4 मीटिंग्स के बाद हमने गांव का कुछ डेटा इकट्ठा किया। मेरे गांव में 1800 घर हैं और लगभग 4 से 5 हजार के करीब वोट है, तो यानी आपके गांव से आधा हो गया, समझो लगभग लगभग डेढ़, मतलब आपका गांव 1.5 गुना हो गया हमारे से। मेरे गांव में 20 करोड़ रुपया साल का केवल प्राइवेट स्कूलों को फीस के रूप में जाता है। 20 करोड़ रुपया। जब मैंने पूरे गांव के सामने बात रखी तो बोले कि गांव वाले नहीं मानते। फिर मैंने पूरे गांव के सामने बात रख के मोहल्ला वाइज मीटिंग चालू करी। मोहल्ले में गया, ऐसे 20 एक लोग बैठे मान लो, तो मैंने उन गांव 20 लोगों से पूछ लिया, मैं कहा भाई थारा महीने का खर्चा कितना है एक बच्चे का? तो लगभग 5000 रुपये तो नॉर्मल है जी खर्चा, या ज्यादा है? कई जगह ज्यादा भी है, कई जगह कम भी है। एवरेज मान लेते हैं 5000 रुपया महीने का खर्चा है। तो 20 लोगों का खर्चा कितना हो गया जी? 1,00,000 रुपया हो गया। अब उनके बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं वहां 40 बच्चों की या 50 बच्चों की एक क्लास है। एक प्राइवेट स्कूल में टीचर को कितनी तनख्वाह मिलती है? 8,000, 10,000, 15,000। 20 तो घने पुराने ने मिला है। 10,000 में मास्टर खिंडे फिर हैं गाड़ा में, बीएड करे हुए, जिप्टी करे हुए। क्यों जी? 10,000 में 8,000 में खिंडे फिर हैं। अब 10 मान लिया, अब महंगा मास्टर ले आऊंगे। जिन प्राइवेट स्कूल हमारे बच्चे पढ़ने जाओ हैं वहां 10,000 से ऊपर सैलरी नहीं मिलती। जो यो आपने 20 जने का 1,00,000 रुपया था, इसमें कितने मास्टर आ जाएंगे? 20 बड़का पे 10 मास्टर आ सके उसे रुपये में। अरे तो बात ठीक है, यह 10 मास्टर क्या बड़का ने पढ़ा सके? ये तो सोया ने पढ़ा सके यार। तो सोया ने पढ़ा सके तो 20 थे, 5वां हिस्सा आ गया, यानी 1,000 रुपये महीने में काम चल गया। ये सोया ने कौन पढ़ा सकते?
नारे नारे बांटेंगे, 20-20 करके बांटेंगे तो ये 200 न पड़ा इसका है, तो 500 रुपये महीने में आ गया। जहां 5,000 रुपया महीना खर्च कर रहे हो, वहां मात्र 500 रुपए महीने में वही टीचर पढ़ाने के लिए गांव में आ जाएगा। मेरे गांव का 9 करोड़ रुपया सिर्फ अस्पतालों का खर्चा है, 9 करोड़ साल का। मनोन तन्यू कह रहा बोलो 9 करोड़ रुपए में तो संगमरमर की बिल्डिंग बना लो, अपना MRI, अपना एक्सरे, अपनी लैब बना लो और सारे गांव का फ्री इलाज कर सके। लाख रुपये तनख्वाह में चक्की साइड डॉक्टर लिया हो, क्यों जी? लेकिन ना, 9 करोड़ फूकना ठीक था, क्योंकि बेरा कौन था। और कमाल की बात देखो, 218 करोड़ रुपए साल की आमदनी है मेरे गांव की और 100 करोड़ रुपया खर्चा है साल का, तो बचत कितनी होनी चाहिए? 118 करोड़, लेकिन 328 करोड़ का कर्जा है। और ये मैं आपके गांव की भी बताने लग रहा हूं, हर घर माइनस में है, हर घर, सारे घर पे कर्जा है ना जी। सबकी जमीन बैंकों में पड़ी है किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे, और किसी पे पैसा नहीं है भरना है, किसी पे भी नहीं है। गरीब हो अमीर हो, किसी ने मोबाइल के नाम का, किसी ने फ्रिज के नाम का, किसी ने गाड़ी के नाम का, किसी ने घर के नाम का लोन ले रखा है, और देने का ब्योंत को नहीं है। नए पुराने कराओ भी मांग के लिया करके, करने के लिए भी। मतलब ये है, सारा हरियाणा नहीं, सारे देश का प्रत्येक घर माइनस में है। क्या ये इत्तेफाक हो सकता है कि षड्यंत्र? ये साफ साफ है, योजनाबद्ध बर्बादी आपके सामने खड़ी है। अगर बर्बादी हुई है अपने आप तो ठीक भी अपने आप हो जाएगी, लेकिन अगर बर्बादी की है किसी ने तो किसी ना किसी को ठीक करनी पड़ेगी, और ठीक करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, वो इसी गांव के लोगों को करनी पड़ेगी। और इस गांव के लोग तब कर सकते हैं जब जानकारी होगी, और जानकारी तब होगी जब चर्चा करेंगे, और चर्चा तब करेंगे। जनता सरकार मोर्चा के अलावा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जो इस मुद्दे पर बोल रहा है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं। हमने अब एक ऑफर दिया कि भाई एक काम करते हैं, 500 नौजवानों को तैयार करते हैं जो गांव के अंदर बात बताने के लिए निकलेंगे। जैसे यो जो गांव है ना, सिर्फ यो नहीं, कोई भी इंसान है वो अपने नजदीकी आदमी से कभी भी बात को नहीं समझेगा। जैसे यार दोस्त हैं, यार दोस्त एक दूसरे की बात कभी नहीं समझते, पति पत्नी एक दूसरे की बात कभी नहीं समझते, भाई बाण भाई हो या भाई भाई हो वो भी कभी नहीं समझते, और बाप बेटा भी एक दूसरे की बात कभी नहीं समझते। क्योंकि ये जो रिश्ते मैंने बोले हैं ना, ये रिश्ते साथ देने के हैं, समझाने के को नहीं। समझाने का काम मास्टर जी का हुआ है। इसीलिए आपा गलती क्या करते हैं, जिन्हें बेरा लाग जाओ अपने भाई भाई है ना बताने लाग जाए, वड़ गड़बड़ हो जाए। एक काम करो, इस गांव वाले दूसरे गांव वाले ना समझाने चले जाओ। इब जो कर आप लोग हो ना, जय मैं तारे गांव का होंदा नहीं, तम थोड़ी बुते उठ के सारे जालन दे, शर्म में बैठे सारा बाहर तार हमारा इतनी दूर तक हम चल बैठे रहा। गणखरे लोग तो इस शर्म में बैठे बाहर तारा मानस गलत कह रहे हो, बात पल्ला कह रहे हो ना पढ़ रही हो, और फिर दूसरी तो एक आधी शर्म फिर मनमाना उसकी हो। भाई सुखजीत ने कह रखा इसकी बेइज्जती होगी ना, तो उठ के चला गया। मतलब अगर आप दूसरे गांव में जाओगे तो अगला ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ तो सुन ही लेगा, बात पूरी समझ में नहीं आओगी, बीज तो पड़ गया। वो बीज अभी इतना बड़ा पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ जो सा हुआ है, नीम के पेड़ हुए हैं, ये कोई एक दिन में थोड़ी हो गए, 50 साल 100 साल पुराने पेड़ होंगे जी हैं। कितना पुराना होगा यो? 50 तो कम से कम होगा। बताओ, देखो जन्म होया जब से देख रहे साए देख रहे हैं। अब ये कभी ना कभी ये बीज रूप में इतना सा होगा, मतलब निकलन लग रहा होगा इतना छोटा सा, नहीं होगा कि इसमें इस पर कुकर चढ़ांगे आप, लेकिन इब चढ़ लो, ये सामने खड़ा। तो जो बात आप कर रहे हैं ये बीज रूप है, डाल दो बीज जहां जहां गांव में डालते हो। तो हमने सोचा 7,000 गांव हैं पूरे हरियाणा में, अगर 500 नौजवान इस काम के लिए तैयार हो जाएं कि मैं अपने गांव पे काम करूंगा, और पहले अपने गांव पे करने से पहले मैं इसका एक्सपीरियंस लेने के लिए दूसरे गांव में समझाने जाऊंगा, तो एक जना 14 गांव में समझाने जा सके, 14 दिन, सिर्फ अपने जिंदगी के 14 दिन दे सके। भाई कोई मुश्किल काम है? 14 दिन और 5 से गुणा करो, 7,000 बने, 7,000 गांव में बात ऐसे जावे 14 दिन में।
पूरे हरियाणा में बात जाने के लिए मात्र 500 युवा और 14 दिन चाहिए। एक बार सारे गांव में बात चली गई, उसके बाद हर गांव से, अगर मान लो यहां इस गांव का बाहर का आदमी कोई हाथ ना खड़ा करियो, मैं अगर इस मिशन को ये आपके सामने प्रपोजल रखूं कि गांव सांजरवास में शुरू करना है, तो कितने साथी इसके लिए तैयार हो सके हैं? हाथ खड़ा करेंगे भाई, जो साथी भाई हम इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर लेंगे। एक बार पूरा करो भाई, बदलाव करना है, हाथ पूरा कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सोचो आप, 13 आदमी आना, 8 आया, 13 आदमी मैंने एक मीटिंग में तैयार कर लिए। 13 के 13 अंधे को नहीं है, काल ना को नहीं, अंधे काल ना काटड़ी बीमार हो जाएगी इनकी, मैंने बेरा 5-4 आओगे, लेकिन 13 के 13 को नहीं आंदे। 13 ना ठा ली शर्म में, वो बड़ी बात मेरे लिए। लेकिन आज मैंने बहम तो हो गया, 13 मानस मेरे साथ हैं। जब मैं ऐसी ऐसी गांव में 3 मीटिंग कर लूं, तो गांव में तो 20 मानस तैयार हो सके। मैं मात्र 10 का टारगेट लेकर चल रहा हूं कि हर गांव से 10 आदमी अगर एक जगह इकट्ठे हुए, और दादरी को ही चुना हमने, 23 जनवरी का दिन चुना है। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है, और दादरी में जब आप इकट्ठे करन लगा, गांव गेल्या 10 मानस, 2 गाड़ी बस आ सके अपने आप उठ के कि नहीं आ सकती? बताओ जरा, मुश्किल है के? 7,000 गांव में कणा करियो 10 तय कितना हो गया? 70,000 आदमी अगर एक दिन संकल्प लें व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपने गांव में काम करने का, और उसे सिर्फ दिन में 1 घंटा देना हो, तो मुश्किल काम है के? या अलग चल पड़ेगी कि नहीं चल पड़ेगी, पहले तो नहीं बताओ। यानी कि आप ये प्लान कर रहे हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि यार ये सही काम है, तो भाई एक तो काम कर लियो कि अपनी 3 दिन की किसी ट्रेनिंग में आ जाओ, और अगली 3 दिन की ट्रेनिंग में नहीं आ सकते, तो फिर ट्रेनिंग की वीडियो मैं सुखजीत भाई को दे दूंगा। यो भाई अपने सारा दे देगा, जो इन भैया के नंबर आ गए हैं, कि भाई ये वीडियो एक बार सुन लो, ताकि एक एक चीज के बारे में जानकारी ले लो। फिर सवाल जो उठे हुए सवाल फिर करने जोगे हो जाओगे आप। जैसे मैं कह रहा हूं, आपके घर में जो टॉयलेट है ये षड्यंत्र है, अब इस बात को मैं साबित करूंगा, और आप अपनी बात साबित करोगे, लेकिन ये तभी करोगे ना जब वो बात सुन रखी होगी। क्या तो षड्यंत्र है यो, क्या रीजन है इसको मैं कह रहा हूं कि एक षड्यंत्र है? इसके पीछे का लॉजिक समझ में तब आएगा जब हम उस बात को सुन लेंगे पूरा, फिर उसमें से सवाल कर सकते हो सारे जितने भी हो। तो वह ट्रेनिंग कर लो, और फिर 500 आदमियों की ट्रेनिंग कर रहे हैं हम महाराष्ट्र के अंदर, वर्धा के अंदर। और भाई 24-25 घंटे का गाड़ी में रास्ता है, ट्रेन की टिकट मिला ट्रेन, जुगर जाया जाओ भाई का। और 1 हफ्ते की ट्रेनिंग है वह, 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक। 24 नवंबर से 1 दिसंबर। आप में से जो जो साथी उस पार्टिसिपेट इस 500 वाली टीम में करना चाहे, वह उसके लिए अपना जिंदगी का 1 हफ्ता काट लियो, न्यू बेरा लाग जाएगा कि हमें इस मिशन को आगे कैसे बढ़ाना है। उसमें भेजने के लिए या तो आप सुखजीत भाई को बता दोगे, जो बाहर के साथी हैं वो जो इनसे नहीं संपर्क है उनका, उसका करण भाई का नंबर है 9991911784, उस पर व्हाट्सअप कर दियो भाई हम 500 वाली ट्रेनिंग मारना चाहवा, फिर आप उसके लिए चल हो जाएंगे। इस मिशन को हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि 23 जनवरी से किसी भी तरह से हम पूरे प्रदेश को एक संदेश देने का काम दादरी की अगर धरती से करें।